जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों के ना मुझे दो तीन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे रिगार्डिंग पीएमएस। आप लोग पूछ रहे थे कि सर हम लोगों का जीके इज ऑन 25th ऑफ जनवरी। तो इन 10-15 दिनों में हमें सबसे पहला तो आप लोगों का सवाल ये था कि सर ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड का आपने कहा है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड कैसे तैयार करनी है, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान कैसे तैयार करनी है। ये दो क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा थे। फिर एक तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा मुझसे पूछा है, दैट इज कि सर हमारे पास जो अब रिमेनिंग 10-15 डेज हैं, अब ऑब्वियसली आप लोगों के पास रिमेनिंग 10 डेज हैं, तो इन 10 दिनों में हमने क्या क्या चीजें तैयार करनी है कि हमारा जीके अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम दो काम करेंगे। एक तो हम ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में एक वर्ल्ड मैप को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। हम तमाम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपकी वर्ल्ड की ज्योग्राफी से जो मैक्सिमम कवर की जा सकती हैं, हम उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। देन सेकेंडली, मैं आपको अगले 10 दिन की स्ट्रेटजी भी आज ही इसी लेक्चर के एंड पे बता दूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है। तो आप लोगों ने एंड पे लेक्चर के अपनी 10 दिन की स्ट्रेटजी को जरूर देख लेना। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं लेक्चर बनाऊंगा इन इन अ कपल ऑफ डेज ऑन ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। और हम उसमें देख लेंगे कि जी पाकिस्तान की ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें मेनली आनी चाहिए, और उसको हम प्रॉपरली कवर कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड मैप। ठीक है। अब जब मैं आपको कह रहा हूँ कि एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड मैप, तो ये आप लोगों ने चीज ध्यान रखना है कि आप लोगों को इसका बेनिफिट सिर्फ जीके के पेपर में नहीं होगा, पीएमएस में नहीं होगा। पीएमएस में डेफिनेटली होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा आप लोगों को जब एक दफा वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वर्ल्ड का मैप समझ आ जाएगा, आपको हर चीज समझ आ जाएगी, तो आपको वो करंट अफेयर में भी हेल्प आउट करेगी, वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प आउट करेगी, वो आपको पॉलिटिकल साइंस में भी करेगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी करेगी, और हिस्ट्री में भी करेगी। इनफैक्ट आप सीएसएस के किसी भी सीएसएस या पीएमएस के किसी भी पेपर में बैठे हैं, या इवन पीसीएस के किसी पेपर में बैठे हैं, या इवन किसी वन पेपर के डिस्क्रिप्टिव पेपर में बैठे हुए हैं, आपको हर पेपर में वर्ल्ड मैप की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। और आपकी इस ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड के अलावा के बगैर आप लोगों का सीएसएस पीएमएस प्रैक्टिकली इतने अच्छे तरीके से हो भी नहीं सकता। ठीक हो गया। तो हमने जब लर्निंग आउटकम्स देखे हैं, तो मैं आपको पहले लेक्चर डिटेल्स बता देता हूँ। हम वर्ल्ड मैप को समझेंगे। ठीक है। हम फिर उसको डिवाइड करके कॉन्टिनेंट्स को समझेंगे। ठीक है। एक आपके पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या क्या उनकी स्पेसिफिक्स हैं। फिर हम विल मूव टुवर्ड्स आपकी मैप के अंदर। ये जब आप वर्ल्ड की मैप की डिस्कशन करते हैं, तो आपके पास ये सारी मेजर चीजें आपके डिस्कशन में आती हैं कि आपके पास ओशंस कौन कौन से हैं मेजर। ठीक है। फिर हमारे पास जो सीज है मेजर, हम उनको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी सीज हैं। ठीक है। देन वी विल डिस्कस कनाल्स। आपके पास कनाल्स दो तो बहुत ही मेजर कनाल्स हैं, उसके अलावा भी आपके पास जो डिस्कशन है हम वो करेंगे। देन हम आपके पास वर्ल्ड में जो मौजूद स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट्स जो कि ये नैरो वाटर बॉडीज होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेट के साथ ही लिंक्ड है बेसिकली चोक पॉइंट्स। स्ट्रेट्स ही जनरली चोक पॉइंट्स होती हैं। तो आपके इस टाइम वर्ल्ड में जो मेजर चोक पॉइंट्स हैं, जो कि जिनकी डिसरप्शन आपकी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर सकती है, हम इस पर्सपेक्टिव में ये सारी चीजें आज के लेक्चर में इंशाल्लाह भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, तो आपके अगर मैं बोलूं कि एक स्लाइड में अगर मैंने आपको दुनिया को दिखाना है, तो आपके पास दुनिया इस तरह की दिखती है। ठीक है। आपको वर्ल्ड मैप, ये कंप्लीट वर्ल्ड मैप नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। इस मैप के ऊपर आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। आपके पास जो इक्वेटर होता है, दैट इज ये आपकी, यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, तो आपके पास ये इक्वेटर आ रहा है। ठीक है। ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये इक्वेटर है। अब यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजर है। तो पीएमएस में ये एमसीक्यूज भी आपसे वो कर सकता है कि पीएम आपसे वो पूछ सकता है कि इक्वेटर किधर, किस किस कॉन्टिनेंट से गुजर है। ठीक है। टेक्निकली 3 कॉन्टिनेंट से गुजर है। कैसे? साउथ अमेरिका से गुजर रहा है, अफ्रीका के अंदर से गुजर रहा है, और एशिया के अंदर से गुजर रहा है। एशिया के अंदर से कैसे गुजर रहा है? क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया से गुजर है, तो ये एशिया का पार्ट है। ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से गुजरता हुआ जो ये है, ये एशिया के अंदर भी गुजरा है, तो 3 कॉन्टिनेंट से गुजरा है। सिमिलरली वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपके पास साउथ अमेरिका में किस किस कंट्री से गुजरा है, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि अफ्रीका में किस कंट्री से गुजरा है, या वो यहाँ से आपसे साउथ ईस्ट एशिया से पूछ सकता है कि किस किस कंट्री से गुजरा है। आप लोगों के पास ये चीजें डिटेल्स होनी चाहिए। अफ्रीका में 8 कंट्री से गुजरा है, तो इस तरह की छोटी छोटी
माइनर डिटेल्स आप लोगों ने देख लेनी है होती, ठीक है, ये याद कर लेनी है कंट्रीज के कौन कौन से, कॉन्टिनेंट्स भी याद रहने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फिर आपके पास अगर इधर ही देखा जाए ये कंप्लीट वर्ल्ड मैप में, तो आप लोगों का जो मैप है उसको इस तरह आपके पास डिवाइड किया जाता है। ये जो लाइन है आपको दिख रही है यहाँ पे, ये यहाँ से आपको 30 डिग्री, लेकिन ये बेसिकली दिस इज 23.5 डिग्रीज। और सिमिलरली यहाँ पे साउथ में भी नीचे, साउथ हेमिस्फीयर में भी 23.5 डिग्रीज पे आपके पास एक लाइन गुजरी है। ऊपर वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो आपके पास ये मैप है, इसकी डिवीजन अगर की जाए तो एक आपके पास रीजन ये है, ठीक है, ये रीजन है। दूसरा रीजन आपके पास ये है, ठीक है। फिर तीसरा रीजन आपके पास ये है, और चौथा रीजन आपके पास ये है, ठीक है। अब यहां पे समझना है कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, और इस रीजन में आपके पास सन की हीट ज्यादा आ रही है, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस एज लाइक आई एम टेलिंग यू। आपके पास ये रीजन जो होता है दैट इज ट्रॉपिकल रीजन, ये वाला रीजन ट्रॉपिकल है, ठीक है, इसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, बिटवीन 23.5 डिग्री टू 23.5 डिग्री, ठीक है, इस रीजन को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। फिर 23.5 डिग्री से जो ऊपर वाला रीजन है इसको टेम्परेट रीजन कहते हैं, ठीक है, टेम्परेट रीजन कहते हैं टिल 66, ठीक है, 66.5 तक इसको टेम्परेट रीजन कहते हैं, और नीचे भी इसको टेम्परेट रीजन कहते हैं। और आपका यहाँ पे ऊपर पोलर पोल्स होते हैं, ऊपर ये नॉर्दर्न पोल है और नीचे ये साउदर्न पोल है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ही समझ लेना है कि आपके पास बेसिकली, अब जब यहाँ पे आपको चीज समझ आ गई है तो आपको पता चल गया कि जी अफ्रीका का ये रीजन, अब आपको समझ रही है कि यहाँ पे अफ्रीका में ड्रॉट्स क्यों आते हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आ रहा है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। अफ्रीका का सबसे बड़ा, हम अक्सर सुनते हैं ना अफ्रीका में बहुत मसले मसाइल हैं, तो उन मसले मसाइल की एक बहुत बड़ी रीजन भी यही है कि अफ्रीका इज अ ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में अफ्रीका का मोस्ट पार्ट आता है। और इसी वजह से आपको यहाँ पे ये अफ्रीका के अंदर ही, आपको जब आगे अभी आगे जाके हम अफ्रीका को पढ़ते हैं तो आपको वहां पे भी नजर आएगा कि यहाँ पे हमारे पास सहारा डेजर्ट इसी वजह से आता है क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आ रहा है, ठीक है, उधर उधर गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह की जो डिटेल्स है ना, माइनर डिटेल्स, वो आप लोगों को इधर से ऐसे समझने की जरूरत है कि आपके पास ज्योग्राफी से आपको बहुत सी चीजों के आंसर्स मिल रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको, अब मैप पे वैसे ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ से आपको 7 कॉन्टिनेंट्स बेसिकली नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, बट ये आपके पास एशिया, ठीक है, यूरोप के इस जगह तक आपके पास एशिया, रशिया एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। सिमिलरली टर्की मोस्टली इसका पार्ट यूरोप में है, लेकिन यहाँ से आपका जो थोड़ा सा पोर्शन है आपकी टर्की के अंदर का, जो डार्डनल्स और बॉस्फोरस की उस साइड पे है, मतलब वो दैट इज इन यूरोप, तो उस वजह से टर्की यूरोप में भी कंसिडर किया जाता है और एशिया में भी कंसिडर किया जाता है। मिडल ईस्ट को मिडल ईस्ट भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली होता ये एशिया के अंदर ही है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, ये भी एशिया के अंदर आता है। आपके 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? ये आपके पास एशिया है, ये यूरोप है, ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, ये आपके पास साउथ अमेरिका है, ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपके पास अफ्रीका है, ठीक है। फिर आपके पास ओशन कौन कौन से हैं? ये आपके पास इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन आपके पास यहाँ से भी है, और ये इधर से भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और आपके पास फिर ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये आपके पास 3 ओशन हो गए। फिर आपके पास आर्कटिक ओशन है नॉर्थ में, और साउथर्न ओशन है साउथ में, ठीक है। ये आपका ओवरऑल वर्ल्ड मैप आपको एक पिक्चर में ऐसा दिख रहा है। फिर ये अगर उसमें कलर्स ऐड कर दिए जाए तो फिर वो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक हो गया। लिहाजा ये अगर मैं आपको पॉलिटिकल मैप दिखाऊं, पॉलिटिकल मैप क्या होता है जिसमें आपके कंट्रीज मेंशन है, तो ये जो आपको खिचड़ी नजर आ रही है, ये आपको ऐसे समझ नहीं आने वाली, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि ये कंट्री किस किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये खिचड़ी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। इधर से आपको लग रहा होगा ये कैसे समझ आना है, लेकिन आप लोगों को ये समझ तब आता है जब आप इसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं। हम जब एशिया को भी सेपरेटली पढ़ेंगे तो हमें वैसे ही जेन में रह जाएगा कि अच्छा कौन से कंट्रीज कहाँ पे आ रहे हैं, कौन सी चीजें किधर है। अफ्रीका को हम एक दफा देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा अच्छा साहिल का रीजन कौन सा है, सहारा कौन सा, सब सहारा कौन सा है। तो ये छोटी छोटी चीजें, नाइल रिवर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये छोटी छोटी चीजें आपको सेपरेटली कॉन्टिनेंट्स पढ़ के समझ आती है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं वर्ल्ड मैप तो कोई बहुत बड़ी बला है। लिहाजा हम डायरेक्टली इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट्स की तरफ मूव करते हैं।
अब हम अगर एशिया को देखें तो एशिया अगेन आपको यहाँ से बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एशिया को जब हम डिवाइड करेंगे इस तरह तो आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। एशिया को डिवाइड कर लें नॉर्दर्न एशिया में, ये आपके पास नॉर्दर्न एशिया आ गया जिसमें रशिया आ गया, ठीक है। फिर आपके पास साउथ एशिया, तो आपको सबको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये हम 8 कंट्रीज जो हैं हम साउथ एशिया के कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ ही जो चाइना है वो ईस्ट एशिया में चला जाता है, जिसमें चाइना आ जाता है, मंगोलिया आ जाता है, आपके पास नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान वगैरह, ये ईस्ट एशिया में आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे ऊपर जो नॉर्थ में अगर हम जाके नॉर्थ वेस्ट में जाके देखें तो हमें सेंट्रल एशिया नजर आता है, ठीक है, ये आपको सेंट्रल एशिया नजर आ रहा है, ठीक है। फिर आपके अगर वेस्ट में चले जाएं तो आपको वेस्टर्न एशिया नजर आ रहा है, जिसके अंदर टर्की वगैरह भी आते हैं, जिसमें मिडल ईस्ट भी आता है। इसको मिडल ईस्ट सेपरेटली भी कहते हैं, लेकिन इसको वेस्ट एशिया भी कहते हैं, ठीक है। एंड देन लास्टली आपके पास ईस्ट एशिया के नीचे यहाँ पे बांग्लादेश के साथ कनेक्ट होकर नीचे साउथ एशिया का पूरा रीजन आता है, जिसमें आपके पास ये 10 मेजर कंट्रीज हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। अब हम इनको इनको एक दफा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से, कि आपके पास आपको आइडिया हो जाए। नॉर्थ एशिया में हमारे पास रशिया आ गया। सेंट्रल एशिया में आते हैं, आपको पता ही वो जो सारी यूएसएसआर से सेपरेट हुई थी कंट्रीज, सेंट्रल एशिया उसमें में आती हैं वो, ये आपके पास तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। फिर आपके पास वेस्टर्न एशिया में ऑब्वियसली आपके पास ईरान आता है, ये आपके सारे गल्फ के कंट्रीज आते हैं, सऊदी अरेबिया आता है, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, यमान एटसेट्रा, जॉर्डन, सीरिया, इवन इसराइल तक आपके पास वेस्ट एशिया के अंदर आता है, ठीक है। फिर आपके पास साउथ एशिया में आपको सबको पता है कि कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। देन हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में आ जाए, आपको मैंने बता दिया 10 कंट्रीज आते हैं आपके पास साउथ ईस्ट एशिया में, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और इन्हीं की एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज आसियान, ठीक है। आसियान इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऊपर इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लिहाजा रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया में रशिया, चाइना और साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन एससीओ है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे ये आपकी एक डिवीजन होगी एशिया की। अब आप लोगों के लिए एशिया को समझना मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप समझ लें एशिया बेसिकली कौन कौन से कंट्रीज एशिया में आते हैं और एशिया का मैप क्या है। देन जी आपके पास ये अगेन मैंने एक स्लाइड ऐड की हुई है ताकि आपको पता चल जाए कि जी मिडल ईस्ट के कंट्रीज कौन कौन से हैं। मिडल ईस्ट के क्लियरली कंट्रीज अगर आपने यहाँ से देखने हैं, यमन, ओमान, यूएई, सऊदीया, कतर एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे आपको जो सीज वगैरह नजर आ रहे हैं, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ये इन सब चीजों को हम अभी आगे जाके यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, अभी जब हम सीज डिस्कस करेंगे तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। फिर आपको ये जो यहाँ पे स्ट्रेट्स नजर आ रही हैं, ये गल्फ नजर आ रही हैं, इनको हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास यूरोप। अगेन आपको यूरोप को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यूरोप को अगर समझना है तो आप इस तरह समझ लें कि आपके पास यूरोप भी 3-4 तरीके से डिवाइडेड है, 3-4 इसको डिवाइड कर लें। ये आपके पास वेस्ट यूरोप है, ठीक है, यहाँ जर्मनी से इधर वाला सारा वेस्ट यूरोप है, ठीक है। सॉरी इसको इधर करें, इधर तक ये वेस्ट यूरोप है। फिर आपका ये जो सारा है ना वेस्ट यूरोप से नीचे, ये सारा साउथ यूरोप है, ठीक है, जिसमें ग्रीस वगैरह आते हैं, बाल्कन आते हैं आपके पास नीचे, ये बाल्कन रीजन है, ठीक है। ये इसको बाल्कन रीजन कहते हैं। ये कहाँ पे आता है? साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप में आता है बाल्कन रीजन, ठीक है। इसी में इटली भी आता है, स्पेन भी इसी में आता है, पोर्चुगल भी इसी में आता है। फिर आपके पास नॉर्दर्न यूरोप में आपके पास ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आते हैं, इन कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एटसेट्रा, ये आपके स्कैंडिनेवियन है। और फिर आपके आते हैं लास्टली ईस्टर्न यूरोप कंट्री, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये जो आपके आज के दिन पोलैंड वगैरह, बेलारूस, ये आपके सारे जो यूएसएसआर से बेसिकली सेपरेट हुए हैं, यूक्रेन, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका यूरोप भी बेसिकली किसी भी कॉन्टिनेंट को अगर आपने समझना है तो आप उसको डिवाइड करके समझेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी। अब अगर हम वेस्टर्न जर्मनी की बात, वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप में मेजर कंट्रीज यही हैं, जर्मनी, फ्रांस, आपके पास यहाँ पे स्विट्जरलैंड, एंड आपके पास ये ऑस्ट्रिया वगैरह, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे आते हैं, देन बेल्जियम आता है आपके पास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आपने समझना है कि आपकी जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड यूरोप। ये आपको यहाँ पे स्ट्रेट नजर आ रही है छोटी सी, ये यूके बेसिकली मेनलैंड यूरोप से डिवाइडेड है, ठीक है। लिहाजा इसी वजह से यूरोप की जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स में हमें इस चीज पे भी नजर आता है कि यूरोप, यूके की बहुत सी चीजों में यूके सेफ इसीलिए रहता है मेनलैंड यूरोप के इशू से, क्यों? क्योंकि वो बाय सी डिवाइडेड है। देन जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट आता है एक सेपरेट, दुनिया से अलग सेपरेट कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
ओशनिया भी इसको कहते हैं। ये आपके पास इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, और ये जो छोटे छोटे कंट्रीज आइलैंड्स आते हैं, न्यूजीलैंड वगैरह भी उसी में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। और ओशनिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें अनलिमिटेड किस्म के आइलैंड्स हैं। ये जो आपको पूरी पिक्चर भरी हुई नजर आ रही है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे वो आइलैंड नजर आ रहे हैं जो बेसिकली ओशनिया के अंदर है। ठीक है। सो ये आइलैंड, इसको ओशनिया कहते भी इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एक ओशन के अंदर बीच में एक कॉन्टिनेंट की फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, तो लिहाजा ऑस्ट्रेलिया आपके पास न्यूजीलैंड वगैरह ये सारे ओशनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ एक कॉन्टिनेंट है। और आपने यहाँ से ये भी देखना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरी है। हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे लाइन आपकी काट रही है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। सो आपकी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर से गुजर रही है। नेक्स्ट चीज, फिर आपके पास आ जाता है अफ्रीका। ठीक है। अफ्रीका आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल सी स्लाइड ये लग रही है, इसको हम थोड़ी सी नीट स्लाइड अगर मुझे मिले, लेकिन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो आपको यहाँ से बता देते हैं, ये आपका जा रहा है जी ट्रॉपिक ऑफ, ये इधर से गुजर रहा है। ठीक है। अफ्रीका का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आपकी इक्वेटर गुजरी है। ठीक है। ये आपकी इक्वेटर गुजरी है, और यहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरी है। ठीक है। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका में से गुजरी। ये अफ्रीका के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का रीजन है ना, ये बेसिकली आपका नॉर्थ अफ्रीका कंसिडर किया जाता है। ये नॉर्दर्न अफ्रीका। ठीक है। नॉर्दर्न अफ्रीका। फिर आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का रीजन है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का रीजन, ये 0 से 15 आपका 23.5 डिग्री तक जो रीजन है, ये ही वो रीजन है जहां पे आपके पास सहारा डेजर्ट भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास इन कंट्रीज में, नाइजर, माली, चैड, इन तमाम कंट्रीज में आपके पास सहारा डेजर्ट इन कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और इससे नीचे जो आपका रीजन है उसको सब सहारन अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है। सहारा से नीचे का जो रीजन है, इसको सब सहारन अफ्रीका कहा जाता है। और इसको ये भी कहा जाता है कि बेसिकली सहारा सब सहारन अफ्रीका को बाकी दुनिया से सेपरेट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2000 किलोमीटर लंबा ये डेजर्ट है। ठीक है। शदीद गर्मी है, लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लिहाजा आपके पास सब सहारन अफ्रीका को वन ऑफ द वर्स्ट प्लेस टू लिव कहा जाता है। ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन भी उसकी हॉट वेदर है। ठीक है। देन आपके पास अगर यहाँ पे अफ्रीका में मल्टीपल और चीजें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट देख ली जाए, तो आपको पता है कि नाइल रिवर अफ्रीका में है, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नाइल रिवर। ये यहाँ से आपका नाइल रिवर यहाँ पे निकल ये जाता हुआ साउथ सुडान सुडान से होता हुआ, ये इजिप्ट से होता हुआ नीचे मेडिटेरेनियन में जाके गिरता है। ठीक है। ये नाइल रिवर आपके पास अफ्रीका का सबसे बड़ा वो है, रिवर है। और दुनिया के भी बड़े रिवर, दो तीन बड़े रिवर्स में इसका कंसिडर किया जाता है। मुझे निकल गया नंबर, आई थिंक अमेजोन इज एट 1, नाइल इज एट 2, और इसका उल्टा है कुछ इस तरह। तो आपके पास नाइल रिवर यहाँ पे आ गया। ठीक है। अफ्रीका की ये देन आपके पास साउथ अफ्रीका, आपको पता है कि जो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का रीजन है, ये यहाँ पे टेम्परेट रीजन शुरू हो गया। दैट इज वाई, अच्छा इसको थोड़ा सा आप लोगों ने इसको टेम्परेचर के साथ, वेदर के साथ कंसीडर करके रखना है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, इसके नीचे वेदर आपको थोड़ा सा मॉडरेट नजर आता है, अच्छा वेदर नजर आता है। ठीक है। तो पाकिस्तान भी आप लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। ये आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर है, और यहाँ पाकिस्तान ऊपर है। इनफैक्ट मैं आपको ये पहली स्लाइड में दिखाता हूँ, आपको उधर से क्लियर नहीं नजर आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ आता है। ठीक है। पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हल्का सा ऊपर आता है, 23 पे आके पाकिस्तान यहाँ पे इधर आपके पास, इसीलिए पाकिस्तान में वो एक्सट्रीम वेदर जहाँ पे देखा जाता है वो नीचे ही देखा जाता है। यहाँ पे सिंध में 45-50 यहाँ तक आता था, लेकिन ऊपर ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में जाके टेम्परेचर कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हम सूरज से, सन से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सन ज्यादा होता जा रहा है। दैट इज वाई आपके पास ये ग्रीनलैंड कंप्लीटली आइस में है। ठीक है। या आर्कटिक ओशन कंप्लीटली आइस में है। कनाडा हमें अक्सर सारा टाइम ही बर्फबारी नजर आती है। इवर अभी हम पढ़े हैं, न्यूज में भी पढ़े हैं कि जी -30 -40 तक टेम्परेचर जा रहा है। रीजन बीइंग कि ये सूरज से दूर होता जा रहा है। ठीक है। ये आपका रीजन गर्म होता है, दैट इज फ्रॉम 23 डिग्री टू 23.5 डिग्री टू 23.5 डिग्री। देन जी आपके पास नेक्स्ट आपका कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, सॉरी। नॉर्थ अमेरिका में आप लोगों को पता है कि तीन मेजर कंट्रीज हैं, जिसमें आपके पास नंबर 1 इज कनाडा
ठीक है। देन सेकंड कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन द थर्ड कंट्री इज आपके पास मैक्सिको। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो गल्फ ऑफ मैक्सिको नजर आ रही है, आपको पता है ट्रंप ने आने के बाद इसको चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम दे दिया था। ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका की कुछ, अगर नॉर्थ अमेरिका में यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि तीन कंट्रीज हैं, ये ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिका में ही आता है। ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज आती है। देन आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट साउथ अमेरिका में जाते हैं तो आपको सेंट्रल अमेरिका देख लें। अच्छा, सेंट्रल अमेरिका बेसिकली इट्स सेल्फ सेपरेट कॉन्टिनेंट नहीं है, ये कंसिडर ऊपर उसी नॉर्थ अमेरिका के साथ ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन जस्ट टू हैव एन आइडिया कि जी नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या कंट्रीज आते हैं, तो ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही आते हैं। ठीक है। जिसमें आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट जिसकी सिग्निफिकेंस है दैट इज पनामा। ठीक है। क्यों? क्योंकि पनामा ये एक कंट्री है जिसके बीच में से एक छोटी सी कनाल, ये कनाल निकाली हुई है, पनामा कनाल। ठीक है। एंड दैट बेसिकली कनाल कनेक्ट्स आपका पैसिफिक विद आपके अटलांटिक के साथ। ठीक है। पैसिफिक और अटलांटिक को ये कनेक्ट करती है पनामा कनाल। देन आपके पास साउथ अमेरिका में आपको पता है आजकल आप लोग वेनेजुएला को बार बार पढ़े हैं, ट्रंप ने उनके प्रेसिडेंट को अबडक्ट कर लिया टेक्निकली। तो आप वेनेजुएला को देख रहे हैं तो वेनेजुएला इज बेसिकली नॉर्थ साउथ अमेरिकन कंट्री। ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्री। सो आपके पास ये साउथ अमेरिका में ये कंट्रीज मेजर आते हैं, जिसमें पीरू आपको पता होना चाहिए, चिली पता होना चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये आपको पैसिफिक वाली साइड पे आपके पास ये कंट्रीज आपको पैसिफिक से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर हम अटलांटिक वाली साइड पे आके देखें तो हमें पता है ब्राजील और अर्जेंटीना ये आपके पास अटलांटिक वाली साइड पे आते हैं। और आप लोगों को ये फॉकलैंड आइलैंड्स नजर आ रहे हैं ये वो आइलैंड्स हैं जो कि 1890s में 1980s में सॉरी, आपकी जो प्राइम मिनिस्टर थी यूके की, मार्गरेट थेचर, उन्होंने यहाँ पे अटैक करके इस आइलैंड को कैप्चर कर लिया था। तो आप लोगों को फॉक आइलैंड भी यहाँ पे साउथ अमेरिका के बिल्कुल साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देन जी आपके पास आगे ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए कवर्ड। अब हमें कॉन्टिनेंट्स का आइडिया हो गया, अच्छा कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पे हैं, मेजर क्या कंट्रीज हैं, कहाँ से उनके ज्योग्राफी में किधर से गुजर रहे हैं, टेम्परेचर किस कॉन्टिनेंट में क्यों ज्यादा है, कम क्यों है। ठीक है। देन जी नेक्स्ट चीज आती है आपके पास दुनिया में मेजर ओशंस कौन से हैं। आपके पास मेजर ओशंस पांच हैं: अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक एंड साउथर्न ओशन। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। अटलांटिक, ये आपका अटलांटिक है। अटलांटिक कौन सा ओशन है? विच कनेक्ट्स आपका यूरोप एंड अफ्रीका विद नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। मतलब अमेरिकाज को इनको कलेक्टिवली अमेरिकाज कहा जाता है। अमेरिकाज को यूरोप और अफ्रीका के साथ जो ओशन कनेक्ट कर रहा है दैट इज अटलांटिक ओशन। ठीक है। फिर आपको यहाँ से ये नॉर्थ अटलांटिक से नजर आ रहा है कि आपको इस चीज का आइडिया हो रहा है कि नेटो, नेटो का नाम नेटो क्यों है? नेटो का नाम नेटो भी इसीलिए क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक से लेके ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कंट्रीज कनेक्ट कर रहे हैं, उन कंट्रीज की आपस में ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास कनाडा अमेरिका आते हैं दोनों, और हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज आते हैं। ठीक है। सो नेटो इज नेटो बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है। फिर आपके पास एक सेकंड स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर यहां से आपको पता चल गया कि जी ये आपके पास पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है। पैसिफिक ओशन में भी यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, लेकिन ये है एक ही ओशन। साउथ पैसिफिक ऑब्वियसली साउथ अमेरिका वाली साइड पे, लेकिन दिस इज वन ओशन पैसिफिक, दिस इज वन ओशन अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन किस किस को कनेक्ट कर रहा है? इट इज कनेक्टिंग एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया विद अमेरिकाज। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर रहा है पैसिफिक ओशन। ठीक है। देन आपके पास थर्ड ओशन है जी इंडियन ओशन। इंडियन ओशन आपके पास एशिया के साउथ में है, आपके पास अफ्रीका के ईस्ट में है, और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है। ठीक है। सो आपके पास ये इंडियन ओशन आ गया। देन आपके पास फोर्थ है साउथर्न ओशन, ये अंटार्कटिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, दैट इज सेवंथ कॉन्टिनेंट। ठीक है। आपके पास उसके ऊपर साउदर्न ओशन है और ऊपर आपके पास आर्कटिक ओशन है। ठीक है। तो ये आपके पांच मेजर ओशंस आ गए। देन हम चलते हैं क्विकली सीज को देख लेते हैं। आपके पास जो इंपॉर्टेंट सीज हैं आप लोगों को वो ये है जी नॉर्थ सी आप लोगों का नॉर्थ सी कहाँ पे है? ये आपके यूरोप के, ये जो हमारे यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, इनके ऊपर जो सी है दैट इज नॉर्थ सी। बेसिकली यहाँ पे इसके अराउंड यूके आता है, डेनमार्क वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। फिर आप लोगों का बाल्टिक रीजन, वो अक्सर पूछ लेता है कि बाल्टिक रीजन कौन सा? बाल्टिक कंट्रीज ये हैं: एस्टोनिया,
लेटविया, लिथुआनिया, ये आपके बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, यही तीन कंट्रीज बाल्टिक कंट्रीज हैं, और इन्हीं तीन के साथ जो सी कनेक्टेड है दैट इज बाल्टिक सी। ठीक हो गया। फिर आपके पास ऊपर स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं वो आपको मैंने बता दिए हुए हैं। देन आपके पास नेक्स्ट चलते हैं जी, मेजर सी है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी आपका वो सी है जो अफ्रीका और यूरोप, साउथ साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को सेपरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे मेडिस पिक्चर में आप लोगों को बहुत कुछ नजर आ रहा है। ये आप लोगों को मेडिटेरेनियन सी नजर आ रहा है, ये वाला सारा जो यहाँ से शुरू होके ये वाला रीजन है दैट इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। अच्छा, अब मेडिटेरेनियन सी में मजीद छोटे छोटे सीज भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इटली है, यहाँ पे इटली और बाल्कन के दरमियान में एड्रियाटिक सी है। ठीक है, एड्रियाटिक सी भी यहाँ पे इटली के साथ है। फिर वो ये भी अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इटली को क्या कहा जाता है। इटली को शू ऑफ यूरोप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये कोई ना शूज जैसी, वो लॉन्ग शूज जैसी नहीं पिक्चर होती, वैसी कोई चीज बनी हुई है। ठीक है, दैट इज वाई इटली इज कॉल्ड शू ऑफ यूरोप। इस तरह के छोटे छोटे वो एमसीक्यूज आपसे मैप पे पूछ लेता है। फिर वो आपसे यहाँ पे पूछ लेता है कि जी जिब स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर किधर है, तो स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर इस जगह पे है, स्पेन और मोरक्को के बीच में। ठीक है, वो पूछ लेता है स्पेन किधर है, तो स्पेन आपको पता है यूरोप के अंदर है। वो पूछ लेता है मोरक्को किधर है, तो मोरक्को मोरक्को आपको पता है अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, अल्जेरिया आपको अब पता ही है, लीबिया, ये आपको यहाँ से नजर आ रहे हैं छोटे छोटे मेजर कंट्रीज आप लोगों ने देख लेना। देन आपसे वो यहाँ पे ही आपसे पूछता है ब्लैक सी। ये आपके पास दूसरा मेजर सी है, ब्लैक सी। ब्लैक सी के किस किस को कनेक्ट कर रहा है? ईस्टर्न यूरोप को फ्रॉम एशिया कनेक्ट कर रहा है। ब्लैक सी में यहाँ पे आपके पास क्राइमिया का जो रीजन है वो ब्लैक सी में आ रहा है। ये आपका क्राइमिया का रीजन है, ये आपका यूक्रेन चल रहा है। ठीक है, ये यूक्रेन है। तो यूक्रेन ब्लैक सी की जो सिग्निफिकेंस है वो आप लोगों को पता है कि यहाँ से जो ब्लैक सी पे अगर रशिया का कंट्रोल आ जाता है तो ये इधर इस्तंबुल आता है, इधर से आपके पास ये निकल के, ठीक है, आप मेडिटेरेनियन में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे निकलने के लिए आपके पास दो स्ट्रेट्स हैं, एक स्ट्रेट यहाँ पे है, एक स्ट्रेट यहाँ पे है। ठीक है, जो ब्लैक सी वाली साइड पे स्ट्रेट है उसका नाम है बॉस्फोरस। ठीक है, और जो दूसरी मेडिटेरेनियन वाली साइड पे स्ट्रेट है उसका नाम है डार्डनल्स। ठीक है, डार्डनल्स। तो आपको ये दो स्ट्रेट्स भी पता होनी चाहिए, इनकी भी सिग्निफिकेंस है, बॉस्फोरस एंड डार्डनल्स। सो आपको अब समझ आ गई होगी कि ब्लैक सी की क्यों इतनी सिग्निफिकेंस है, क्राइमिया की क्यों इतनी सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे सेवस्टोपोल पोर्ट है। ठीक है, ब्लैक सी के थ्रू बेसिकली रशिया एक्सेस चाहता है मेडिटेरेनियन तक भी। और ये आज की बात नहीं है, ये 200-300 साल की जब आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ें तो आपको यही पता चलता है कि रशिया का हमेशा से यहाँ पे इंटरेस्ट यही रहा है। फिर आपके ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जो नीचे आपको नजर आ रही हैं, ये बाल्कन कंट्रीज हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास यहाँ से इधर से नीचे तक बाल्कन, इनको बाल्कन कंट्रीज भी कहा जाता है। बाल्कन से मुराद है कि ये यहाँ पे माउंटेनियस से कंट्रीज हैं। छोटी छोटी, बाल्कनाइजेशन का एक वर्ड यूज किया जाता है। बाल्कनाइजेशन होती है बेसिकली बहुत छोटे 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 कंट्रीज, मतलब यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं छोटे 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 कंट्रीज डिवाइड हुए हैं। ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया। ठीक है, देन आपके पास क्रोशिया, सर्बिया। फिर आपके पास यहाँ पे अल्बानिया है ये। ठीक है, ये आपका मोंटेनेग्रो है। ठीक है, ये आपका कोसोवो है जो सर्बिया के अंदर ही है, 2008 में इसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, ये आपका बल्गारिया, रोमानिया और ग्रीस। ठीक है, ये आपके पास छोटे छोटे बाल्कन कंट्रीज हैं। ठीक है, ये यूरोप का पार्ट है, लेकिन वो बाल्कन का भी पूछ लेता है बेसिकली कि बाल्कन का रीजन कहाँ पे है। बाल्कन का रीजन यूरोप के अंदर है, और यूरोप में स्पेसिफिकली कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न यूरोप में। साउथ ईस्टर्न यूरोप, ये साउथ ईस्टर्न यूरोप आता है। ठीक है, देन आपको पता है कि जी इस्तंबुल आपका यूरोप वाली साइड पे आता है। ठीक है, अनकरा वो पूछ लेता है, अनकरा, अनकरा कैपिटल है। यहाँ पे आपको इस पिक्चर में जो ये डॉट और सर्कल हुआ हुआ है ना, ये बेसिकली कैपिटल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेन का कैपिटल आपको नजर आ रहा है, मैड्रिड है। आपको पोर्चुगल का कैपिटल नजर आ रहा है, लिस्बन है। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रांस का पेरिस नजर आ रहा है, ऑस्ट्रिया का वियना नजर आ रहा है। सो ये छोटे छोटे जो आपको यहाँ पे मैप्स में कैपिटल्स नजर आ रहे हैं, ये डॉट और सर्कल जो हुए हैं ना ब्लैक कलर से, ये आपके कैपिटल्स हैं। ठीक है, तो आपने इसी पिक्चर में आप लोगों ने कैपिटल्स भी देख लेने हैं। यही कैपिटल्स जो आप लोगों को इन पिक्चर्स में नजर आ रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर कैपिटल का, हर मुल्क का कैपिटल भी जाके तैयार नहीं करना। यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है वियना वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। आपकी इस्तंबुल आपको पता होना चाहिए इस साइड पे है। फिर यहाँ पे आपको आपको और इधर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो दिस इज आपका ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, आपको स्ट्रेट्स पता चल गई, या वैसे आगे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे अगला सी आ गया जी, रेड सी। वेरी इंपॉर्टेंट सी। ठीक है, रेड सी आपका कहाँ पे है? दैट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया। एशिया का भी कौन सा पार्ट? मिडल ईस्ट। ठीक है, ये साउथ सऊदी अरेबिया को जो सेपरेट कर रहा है फ्रॉम आपका अफ्रीका के। ठीक है, दैट इज रेड सी। ठीक है, रेड सी की कुछ सिग्निफिकेंस हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली।
कि आपको रेड सी का पता है कि रेड सी की इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये आपके पास इजिप्ट है, ये आपके पास सिनाई है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट गुजरी है, कनाल गुजरी है, स्ट्रेट कह रहा हूँ, यहाँ पे आपकी एक कनाल गुजरी है जिसका नाम है स्वेज कनाल। और स्वेज कनाल क्या करती है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है इधर से, और फिर आगे जाके यहाँ से होते हुए आप पूरी दुनिया में ट्रेड करते हैं, ठीक है। और यहाँ से वापसी पे आप यहाँ से पूरी दुनिया को सामान, यूरोप को अपना सामान भी भेजते हैं। सो ये जो ट्रेड के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है स्वेज कनाल की, ये हम आगे जाके कनाल्स दो ही हैं आपकी, वो देख लेते हैं। बट अभी यहाँ से भी मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको रेड सी की भी इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि रेड सी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सिमिलरली रेड सी की यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे जो जो यमन वाला एरिया है, इधर एक कॉन्फ्लिक्ट वैसे ही चल रहा है, ठीक है। सो उसकी वजह से ये एक चोक पॉइंट भी बन जाता है, चोक पॉइंट्स भी अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ भी नजर आ रहा है। ये पर्शियन गल्फ वो है जो जीसीसी कंट्रीज, जिसमें आपके पास कुवैत, सऊदीया, यूएई, बहरीन, ओमान, ये कतर, ये कंट्रीज आपकी जो इस रीजन को कनेक्ट करते हैं उनको जीसीसी कंट्री कहा जाता है। 6 कंट्रीज हैं टोटल, गल्फ कॉपरेशन क्लब, इस तरह करके, ठीक है। देन जी आपके पास नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ये आपके पास आ गया अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये आपका साउथ एशिया के साउथ में है, पाकिस्तान के साउथ में है, इंडिया के वेस्ट में है, और आपकी अफ्रीका और आपकी जो मिडल ईस्ट है उसके ईस्ट में, ठीक है। तो ये आपका अरेबियन सी हो गया। अरेबियन सी की आप लोगों को पता है सिग्निफिकेंस क्या है, कि जी ये पाकिस्तान के साउथ में आता है, उसके अलावा इंडियन ओशन के अंदर आता है। इसमें अरेबियन सी की सिग्निफिकेंस में आप लोगों को ऑयल वगैरह का पता है कि जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड हो रही है वो अरेबियन सी से होके जा रही है, और इसमें बड़ा रोल है आपके पास अरेबियन सी। देन जी साउथ चाइना सी वेरी इंपॉर्टेंट सी, ठीक है। आपके पास साउथ चाइना सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट का नाम है जी 9 डैश लाइन, आपके पास यहाँ पे, ठीक है। नाइन, ये चाइना ने 9 डैश लाइन बनाई हुई है इसमें। सॉरी, यहाँ से ताइवान को मैं बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि चाइना नहीं निकालता। तो आपके पास ये ताइवान समेत इंक्लूड करके आपके पास 9 डैश लाइन आती है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में हाइड्रोकार्बन हैं, फिर आपके पास यहाँ पे आइलैंड्स हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास मेजर आइलैंड्स कौन कौन से हैं, पैरासल आइलैंड्स हैं, स्कारबोरो हैं, स्पार्टले हैं, ये आइलैंड्स हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स के बहुत रिसोर्सेज हैं और बाकी मिनरल्स के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लिहाजा चाइना डज नॉट वांट टू लूज दीज रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आपके पास साउथ चाइना सी में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ओवर आपकी ये इन कंट्रीज में, ये अपना इनका अपनी हेजमनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यूएस का एक कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाता है, फिर आपको पता है ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाता है। फिर आपके पास साउथ चाइना सी के अंदर ही यहाँ पे ये जो आपको सिंगापुर और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में से ये एक पतली सी स्ट्रेट गुजरती नजर आ रही है, इसको मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। और ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी सिर्फ आप यहाँ पे साउथ चाइना सी को देख के समझें कि कौन से कंट्रीज आते हैं साउथ चाइना सी के अराउंड। उसमें आपके पास चाइना आता है, उसमें आपके पास फिलिपाइंस आता है, उसमें आपके पास यहाँ पे मलेशिया, ब्रुनाई, आपके पास कंबोडिया, वियतनाम एक्सेट्रा, यहाँ पे सिंगापुर एक्सेट्रा, ये सारे कंट्रीज आपके पास साउथ चाइना सी के बीच में आते हैं, ठीक हो गया। देन है जी आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रशिया और आपका इन कंट्रीज के बीच में जो आता है, उनको उसको कैस्पियन सी कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कजाकिस्तान अगेन सेंट्रल एशियन कंट्री है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, अजरबैजान। तो अगर पिछले मैप में मैं जाके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको वर्ल्ड मैप में कहाँ मैं दिखा सकता हूँ, इधर मैं आपको इसमें भी नहीं दिखा सकता, खैर नहीं नजर आ रहा, ये कैस्पियन सी है। ये देखें यहाँ पे अगर आप समझे तो सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया के बीच में जो आ रहा है और यूरोप के बीच में जो आ रहा है कैस्पियन सी की सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये तीन कॉन्टिनेंट्स को आपस में, तीन कॉन्टिनेंट्स कह रहा हूँ, यूरोप को, सेंट्रल एशिया को, वेस्टर्न एशिया को आपस में ये कनेक्ट करता है। मतलब अगर ईरान में आना है, अगर कजाकिस्तान ने ईरान में आना है बाय, तो वो बाय सी आ सकता है, कैस्पियन सी से डायरेक्टली ईरान में एंटर हो सकता है। बाय लैंड उसको उज्बेकिस्तान में जाना पड़ेगा, बाय उसको किर्गिस्तान में जाना पड़ेगा। और कैस्पियन सी की एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, कि इट इज ऑटोनमस सी, मतलब ये सेपरेट है विद मेजर वाटर बॉडीज, ठीक है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कैस्पियन सी की, वरना आपको मोस्टली सीज जो नजर आएंगे वो जाके ओशन में गिरेंगे, ठीक है। देन जी नेक्स्ट आगे चलते हैं सीज हमारे, और कुछ इंपॉर्टेंट कैस्पियन। अभी ये ईस्ट चाइना सी देख लें। ईस्ट चाइना सी कौन सा है, जो जापान और चाइना को सेपरेट करता है, यहाँ पे साउथ कोरिया आ गया, ठीक है। ये आपको ये सी ऑफ जापान है, सॉरी। और ये ईस्ट चाइना सी कौन सा है, जो आपकी चाइना के ईस्ट में आ रहा है, ठीक है। साउथ कोरिया की साइड पे आपको जो आ रहा है वो दैट इज ईस्ट चाइना सी। और सी ऑफ जापान कौन सा है, जो चाइना
और रशिया और जापान के बीच में आ रहा है, दैट इज साउथ ईस्ट ऑफ सी ऑफ जापान। देन जी नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज कनाल्स। आपके पास दुनिया में कनाल्स, दो बड़ी इंपॉर्टेंट कनाल्स हैं जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा। नंबर वन इज स्विस कनाल। मैंने आपको भी बता दिया, स्विस कनाल आपकी मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करती है विद रेड सी। ठीक है। और आपके पास स्विस कनाल की इंपॉर्टेंस क्या है कि स्विस कनाल के थ्रू आप ये इतना बड़ा डिस्टेंस जो कि आपने पूरा अफ्रीका के नीचे से होके आना होता है और वो कवर करके आपने इधर आना है, उसकी बजाय आप बीच में से मेडिटेरेनियन से होते हुए, स्वेज कनाल से होते हुए डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आपका इतना मैसिव किस्म का जो ट्रैवलिंग है ऑन सी आपके ओशंस में, वो ट्रैवलिंग अवॉइड कर की जा सकती है थ्रू स्वेज कनाल। ये आपके पास एक कनाल है। दूसरी एक कनाल मैंने आपको बता दी, पनामा कनाल। पनामा कनाल की भी अगेन यही सिग्निफिकेंस है कि आपके पास रादर देन कि आप पूरा साउथ अमेरिका कवर करके नीचे से ऊपर आए, आप यहाँ पे पनामा कनाल से होके आप मूव कर सकते हैं बिटवीन आपका अटलांटिक एंड बिटवीन आपके पैसिफिक। तो ये आपके पास दो मेजर कनाल्स हो गए। देन जी सेकंड लास्ट थिंग आती है हमारे पास स्ट्रेट्स इन आपके पास वर्ल्ड मैप में। हमारे पास मेजर स्ट्रेट्स जो आती हैं उसमें नंबर वन स्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंस जिसकी सिग्निफिकेंस है दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलाका। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलाका कहाँ पे है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट ऑफ मलाका है जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर इनके बीच में आ रही है। यहाँ पे छोटा सा सिंगापुर है जो ये आपको पिंक नजर आ रहा है, इसने कवर किया हुआ सिंगापुर को। यहाँ पे छोटा सा सिंगापुर है। तो इस रीजन को, ये तकरीबन 25-26 किलोमीटर की स्ट्रेट है, इस रीजन को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहते हैं। छोटी सी वाटर बॉडी है। और इसको, इसके साथ ही आपका मलक्का डायलमा भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मलक्का डायलमा, मलक्का डायलमा क्या है कि आपके पास यहाँ पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो चाइना की एक थ्रेट है, चाइना फील्स थ्रेटन्ड कि अगर यूएसए ने कोई भी यहाँ पे उल्टी हरकत की, कोई एडवेंचर किया, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से इस स्ट्रेट को फॉर एग्जांपल वो ब्लॉक करता है। तो चाइना की सारी जो ट्रेड हो रही है दैट इज थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का अगर ब्लॉक होती है तो चाइना की सारी ऑयल ट्रेड, सारी ग्लोबल ट्रेड जो है दैट विल बी इम्पेक्टेड। लिहाजा इसी वजह से चाइना इस पूरे जो झंझट को, इससे बचने के लिए आपके पास यहाँ से सी पैक को प्रमोट इसलिए कर रहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान के पाकिस्तान के थ्रू चाइना बाईपास करके स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को, ये सारा डिस्टेंस जो चाइना ने कवर करना है और कवर करके यहाँ पे गल्फ में आना है, ये 2,500 पाकिस्तान का लैंड रूट कवर करना है। और अपनी साइड पे उसने शिनजियांग पे अपना एक रीजन डेवलप करके उसने बीजिंग से शिनजियांग और यहाँ से ये 5,000 किलोमीटर की टोटल ट्रैवलिंग करके चाइना अपनी यहाँ से गल्फ में पहुंच सकता है। ठीक है। गल्फ में 5,000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके पहुंच सकता है। वेयर जब अगर हम इस रीजन की, इस ट्रैवलिंग की बात करें, तो दिस इज अराउंड 16,000 किलोमीटर। 16,000 किलोमीटर वर्सेज 5,000 किलोमीटर, ह्यूज डिफरेंस। एक साइड पे चाइना को 45 दिन लगते हैं, 45 डेज लगते हैं, और दूसरी साइड पे चाइना को 9 डेज लगने। ठीक है। तो आपके पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का की ये सिग्निफिकेंस है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। देन जी नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेट आती है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदब। ठीक है। बाबल मंदब आपके पास कौन सी स्ट्रेट है? यहाँ पे जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रही है, बेसिकली इस तरफ यमन और इस तरफ जिबूती। ठीक है। जिबूती अफ्रीकन कंट्री है। यमन और जिबूती के दरमियान में जो छोटी सी स्ट्रेट जा रही है दैट इज स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब। अगेन इसकी भी सिग्निफिकेंस इतनी ही है जितनी पिछली स्ट्रेट की थी, दैट वाज स्ट्रेट ऑफ मलाका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे से मेडिटेरेनियन से, स्वेज कनाल से होते हुए, इस जगह पे स्वेज कनाल से होते हुए रेड सी में दुनिया भर की ट्रेड एंटर हो रही है, और वो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन में होती हुई यहाँ पे अरेबियन सी में आ जाती है। सिमिलरली ये वो जीसीसी कंट्रीज, वो कंट्रीज हैं जो कि दुनिया की ऑयल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया भर का ऑयल इधर से आ रहा है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द ऑयल यहाँ से आ रहा है। लिहाजा अगर ये बाबुल मंदब को कुछ होता है या ये ब्लॉक होती है, तो आपके पास पाकिस्तान, इंडिया, ये जो सारे कंट्रीज जो ऑयल के लिए इन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, उनके लिए भी एक मुश्किल पैदा हो सकती है। और सिमिलरली यहाँ पे जो ईरान वाली साइड पे आपके पास स्ट्रेट है हॉर्मुज की, उसकी भी सेम सिग्निफिकेंस है, वो भी ऑयल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बट ये रेड सी वाली साइड पे जो ये बाबुल मंदब है, इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ये यूरोप को बेसिकली यहाँ से कनेक्ट कर रही है। यूरोप की कनेक्टिविटी है बाबुल मंदब से। ठीक है। यूरोप की कनेक्टिविटी थ्रू रेड सी बाबुल मंदब से हो रही है। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ एडन पर चल गया। सो दिस इज आपकी बाबुल मंदब। देन आपकी नेक्स्ट स्ट्रेट जो मैंने अभी साथ ही आप लोगों को बता दिया, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन सी है? ईरान को जो सेपरेट कर रही है यहाँ ओमान से। ठीक है। ओमान ईरान को, बेसिकली जीसीसी कंट्रीज को
एक साइड पे और दूसरी साइड पे ईरान, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अभी जब रिसेंटली ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की ही धमकियां दी थी ईरान ने कि अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो दुनिया भर की जो ऑयल ट्रेड हो रही है थ्रू दिस रीजन, उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। और आपके पास इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है, एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जिसको ईरान कभी भी यूज करने की धमकी दे देता है। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक साइड पे पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ वो सी बॉडी है, वाटर बॉडी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझने, गल्फ उस वाटर बॉडी को कहते हैं जो कि तीन साइड से लैंड पे डिवाइड, लैंड की तरफ से कवर्ड है। ठीक है, गल्फ वो बॉडी होती है जो तीन साइड से कवर्ड होती है। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान अगेन तीन साइड से कवर्ड है और एक साइड से ओपन है। सो आपके पास ये हो गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मैंने आपको यूरोप जब हम देख रहे तो मैंने आपको तब क्विकली बता दिया था कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वो स्ट्रेट है जो कि मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है अटलांटिक सी के साथ। ठीक है, और एक तरफ स्पेन है, ठीक है, और एक तरफ आपके पास मोरक्को है। अफ्रीका है एक तरफ और एक तरफ यूरोप है। सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करती है और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, और जिब्राल्टर बेसिकली यहाँ पे ये एक सिटी है जिसका नाम है जिब्राल्टर। और वो सिटी किसका है? वो यूरोप वाली साइड पे है, स्पेन का सिटी। ठीक है, देन जी आगे चलें। स्ट्रेट ऑफ ताइवान। मैंने स्ट्रेट ऑफ ताइवान, अभी जब आपको हम साउथ चाइना सी पढ़े थे तो मैंने आपको ताइवान दिखाया था। तो चाइना और ताइवान को जो स्ट्रेट डिवाइड करी है दैट इज स्ट्रेट ऑफ ताइवान। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, ये आगे आपने देख ली। अब हमारी लास्ट चीज आ गई है दैट इज चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट्स वो तमाम स्ट्रेट्स जिनकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो ट्रेड को इन सिंगल मिनट हर्ट कर सकती हैं, ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकती हैं अगर उनमें कोई इशू होता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली 3 साल पहले एकदम स्वेज कनाल ब्लॉक हुई थी, तो दिल्ली का जो कॉस्ट आ रही थी ना दैट वाज अराउंड 2-3 बिलियन डॉलर्स। तो इतनी ज्यादा ये इस वजह से इन स्ट्रेट्स की इतनी सिग्निफिकेंस है कि अगर इनको कुछ होता है तो पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी चोक कर जाएगी। दैट इज वाई दीज स्ट्रेट्स आर कॉल्ड चोक पॉइंट्स। वो तमाम पॉइंट्स दुनिया के नक्शे में जिन को कुछ भी जिस जगह पे इंपैक्ट आता है तो ग्लोबल इकोनॉमी चोक करेगी, उन तमाम पॉइंट्स को चोक पॉइंट्स कहा जाता है। अब ये आपके ऊपर एक, ये आपके पास एक मैप आ गया, पूरे का पूरा ग्लोबल मैप आ गया। इसमें जो येलो कलर के चोक शो हो रहे हैं सर्कल्स, वो आपके पास सेकेंडरी चोक पॉइंट्स हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उनसे ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन जो आपके पास ये पर्पल कलर में नजर आ रहे हैं, ये आपके पास प्राइमरी चोक पॉइंट्स हैं। इनको कुछ भी होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी चोक कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये मलक्का को डिस्कस कर लिया कि आपके पास स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज एशियाज प्राइमरी चोक पॉइंट, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ ऑल ट्रेडेड गुड्स, थर्ड ऑफ ऑल सी बॉर्न ऑयल। ठीक है, ये इसके पास 25% जो सारी एशिया की ट्रेड हो रही है वो इधर से आपके पास ग्लोबल 25% ट्रेड यहाँ से मलक्का से होके जा रही है। फिर चाइना की 70-80% जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से मलक्का से होके जा रही है। देन जी आपके पास सेकंड इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है? ईरान और आपके पास इधर मिडल ईस्ट जीसीसी कंट्रीज के जो हैं उनसे आपके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ रही है ओमान में, और ओमान एक साइड पे ओमान और एक साइड पे ईरान। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी क्या इंपॉर्टेंस है? 30% ऑफ ऑल ऑयल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया का जो ऑयल ट्रेड हो रही है 30%, वो तकरीबन स्ट्रेट 30% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो रही है। फिर आपके पास बाबुल मंदब, मैंने आपको बता दिया अगेन, रेड सी को जो गल्फ से ये इधर से गल्फ आपका जो गुजर है बाबुल मंदब, ये रेड सी वाली साइड पे जो आ रही है दैट इज आपकी गल्फ ऑफ एडन, और रेड सी के बीच में जो है दैट इज बाबुल मंदब। फिर आपके पास यहाँ पे एक और जो पॉइंट है दैट इज स्विस कनाल, जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रही है। हमने इसको डिस्कस कर लिया। देन आपके पास टर्किश स्ट्रेट्स, इधर दो स्ट्रेट्स इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने आपको दोनों स्ट्रेट्स बता दी हैं। यहाँ पे स्ट्रेट्स और कनाल्स आपको दोनों नजर आ रही हैं जो कि चोक पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्ट्रेट से इसलिए कहा गया कि दो स्ट्रेट्स हैं, एक ब्लैक सी की साइड पे जिसका नाम है बॉस्फोरस, और दूसरी आपके पास मेडिटेरेनियन सी की साइड पे जिसका नाम है डार्डनल्स। देन आपके पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जिसका नाम जिस जो बेसिकली स्पेन और मोरक्को के बीच में है। देन आपके पास ये केप ऑफ गुड होप है जो जो आपके पास साउथ अफ्रीका है, उसके जो नीचे टो पॉइंट पे निकल जी केप गुजरी है दैट इज केप ऑफ गुड होप। सो ये आपके जो पर्पल में दिख रहे हैं आपको, ये आपके हैं जी प्राइमरी चोक पॉइंट। एक मिस कर गया मैं, ये दैट इज पनामा। पनामा कनाल अगेन आपकी जो अटलांटिक को पैसिफिक से कनेक्ट कर रही है दैट इज पनामा कनाल।
ठीक है। फिर आपके सेकेंडरी में आपके जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट नहीं आ रहा, नंबर वन इज बेरिंग स्टेट। या आपकी बेरिंग स्टेट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। बेरिंग स्टेट बेसिकली आपको रशिया को अफ्रीका से, रशिया को एशिया से सेपरेट कर रही है, ठीक है। और आप लोगों को रशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करिए, सॉरी, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आप लोगों का रीजन है, ये जो रीजन है, ये आप लोगों का क्या है, ये अलास्का है, ठीक है। अलास्का टेक्निकली बाय लैंड किसके साथ जुड़ा हुआ है, कनाडा के साथ, लेकिन ये अलास्का परचेज कर ली थी यूएसए ने, ठीक है। 19th सेंचुरी में परचेज कर ली थी यूएसए ने। और ये परचेज भी किससे की थी, रशिया से ही की थी, ये रशिया के कंट्रोल में थी। लेकिन चूंकि रशिया का जो ये सारा पोर्शन है, ये एक्सट्रीम वेदर की वजह से ये इतना ज्यादा कुछ लिवेबल नहीं है यहाँ पे। लोगों की जो पॉपुलेशन है दैट इज नेग्लिजिबल। मेजोरिटी ऑफ रशियंस आर लिविंग इन दिस रीजन, वेस्ट ऑफ रशिया, ठीक है, वेस्टर्न रशिया में रह रहे हैं। लिहाजा आपके पास ये जो आपको यहाँ से नजर आ रहा है, ये बेरिंग स्टेट, ये इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, इट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम रशिया, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये जो जापान के बीच में और रशिया के बीच में स्ट्रेट है, ये आपका सी ऑफ जापान आ गया यहाँ पे, वो आ गया। फिर ईस्ट ईस्ट चाइना सी यहाँ पे आ गया, और ईस्ट चाइना सी के साथ जो नीचे आपको ये स्ट्रेट दिख रही है, ये भी आपके पास एक और स्ट्रेट है। और यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के बीच में स्ट्रेट है, इसके आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप मैप को अगर आप लोग एक दफा इसको देख लेते हैं, ये अगेन वही वो है आपकी, जो मैंने अभी बताई आपको चोक पॉइंट्स। और उसमें आपकी ग्लोबल ट्रेड के बारे में, ऑयल ट्रेड के बारे में बात हो रही है कि किस जगह से कितनी गुजरी है। ये स्ट्रैट्स अब थोड़े से चेंज भी हो गए हैं, स्लाइटली चेंज हो गए, बट ओवरऑल इतनी इसी के आगे पीछे है कि 23% के करीब ऑयल मलाका से मूव कर रहा है, 21% हॉर्मोज से इसके आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। बाबुल मंदब से 8-9% मूव कर रहा है, स्विस कनाल से 8-9% मूव कर रहा है, टर्किश स्ट्रेट से 3-4% कर रहा है। सो ये आप लोगों को इतनी ज्यादा निटिग्रिटीज में जाके कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑयल के लिए आपकी फिगर ऐड हुई है। बट आप लोगों को जो वर्ल्ड मैप में समझने की जरूरत है वो यही है, इनको थोड़ा सा चीजों को अच्छे तरीके से आप लोग देख लें, तो आई होप आप लोगों की बहुत सी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्लाइड सी बड़ी टोकन सी चीजें वो पूछ लेते हैं, वो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे कि हमने इसके अलावा क्या करना है। अब आते हैं जी हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट पे, दैट इज कि आपकी अगले 10 दिनों में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट 10 डेज। आप लोगों का अभी हम लोग 15, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम 16 को अभी बैठे हुए, 16 जनवरी आ गई है। अब हमारे पास पीछे रह गए 10 दिन, 25 को हमारा पेपर है। आप लोगों ने देखें करना ही है, अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह डिवाइड करें कि जीके को ना 24/7 नहीं देना होता। जीके 24/7 वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि जीके 24/7 करने वाली चीज नहीं है। अपने दिन को डिवाइड कर लें, ठीक है। अपने 3 to 4 आवर्स आप रख लें जीके के लिए, ठीक है। या मैक्सिमम अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि उसकी बहुत बुरी हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, तो वो उसके लिए 4 to 5 आवर्स हैं, ठीक है। लिहाजा इससे ज्यादा नहीं रखने। बाकी आप लोगों ने अपनी बाकी चीजों पे भी फोकस करना है। इस इन 3-4 घंटों में आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आप लोगों के पास कुछ पोर्शन हैं जो आपको सिर्फ सीएस, सिर्फ आप लोगों को जीके में हेल्प आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ ये वर्ल्ड देख ली, ठीक है। फिर आप लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान देख ली, इस तरह की चीजें। फिर आप लोगों ने टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री देख ली, हिस्ट्री की टाइमलाइन, ठीक है। मुझे थोड़ा सा नीट लिख लेने में, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फिर आप लोगों की टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, फिर आप लोगों ने थोड़ा सा इस्लामिक साइड को देख लिया, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसके अलावा मजीद क्या करना होता है, ये 3-4 घंटों में आप लोगों की ये कुछ तो ये चीजें कवर हो रही हैं, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आप लोगों ने पास्ट पेपर देखने हैं, एटलीस्ट एक पास पेपर डेली, ठीक है। पास पेपर को सॉल्व करना है, पूरे पास पेपर को सॉल्व करना है, वन पास पेपर डेली। अगर आप अगले 10 दिन में 10 पास पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों ने 1000 कर लिया। और अगर आप लोग 2 पास पेपर डेली सॉल्व करते हैं, तो 2000 एमसीक्यूज आप लोगों ने देख लिया। अब जब आप वो 2000 एमसीक्यूज कवर करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आप लोगों को हो सकता है कि उसमें से एग्जैक्टली सेम 5 एमसीक्यूज आए, लेकिन उससे सिमिलर 15 और नजर आएंगे, ठीक है। उससे सिमिलर 15 और नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पिछले पास पेपर में नजर आता है जी कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास जो इक्वेटर है वो अफ्रीका में से गुजर है, ठीक है। तो आप लोगों को साथ ही पता चल गया यार ऑस्ट्रेलिया में से भी गुजर है और साउथ अमेरिका में से भी गुजर है।
तो आप लोगों को हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में नजर आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिछले पास पेपर में आप लोगों को नजर आ जाता है कि इटली को बूट ऑफ यूरोप कहा जाता है, ठीक है। इटली को बूट ऑफ यूरोप कहा जाता है, तो आप लोगों को हो सकता है अगले में पूछ ले वो आपसे कि आपके पास जो बाल्कन है वो यूरोप में आ रहा है, या बाल्कन कहाँ पे आ रहा है, या इटली के साथ ही वो पूछ रहे इटली के साथ कौन सा सी है, तो आप लोगों को पता हो एड्रियाटिक सी है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपके पास रिलेटिव सिमिलर चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। लिहाजा आप लोगों ने अगले 10 दिन में क्या करना है कि जिसकी जिसकी हिम्मत एक पेपर सॉल्व करने की है वो एक करे, जिसकी दो हिम्मत सॉल्व करने की है वो दो कर ले, ठीक है। और अगर किसी ने ये चीजें कवर कर ली है, किसी की ये चीजें कवर्ड है, तो फिर आप लोगों ने 3 से 4 घंटे बैठ के सिर्फ पेपर ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने दो पेपर एटलीस्ट सॉल्व कर लेने हैं जिसकी ये चीजें कवर्ड है, ताकि आप लोगों का एमसीक्यूज का जो बैंक है वो अच्छा डेवलप हो जाए। ये होगी आपकी एक चीज। अब आते हैं हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे। दूसरी इंपॉर्टेंट है आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे हमने इस पे निकाल दिया, अब पीछे हमारे पास बचते हैं एटलीस्ट 6 से 8 घंटे, ठीक है। क्योंकि अभी इन दिनों में आपके पास 10 घंटे होने चाहिए एटलीस्ट डेली पढ़ाई करने के लिए। तो हम लोगों ने बोल दिया कि 6 घंटे हमारे पास बाकी पीछे बचते हैं, 6 से 8 घंटे बचते हैं फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अब उन अदर सब्जेक्ट्स में देखें, आप लोगों के पास देखें जो सीएसएस और पीएमएस, पीएमएस प्लस सीएसएस जो दोनों कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, और जो सिर्फ पीएमएस कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। अभी पहले हम कर लेते हैं डिस्कस सीएसएस और पीएमएस वाले, वो लोग जो दोनों दोनों ने जो दोनों अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। उनके लिए उन्होंने अभी ये करना है कि बाकी 6 से 8 घंटों में उनके फिर टेक्निकली ना ये घंटे 6 से 8 की बजाय 8 से 10 होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी पीक डेज चल रहे हैं, तो अभी आप लोगों के पास एटलीस्ट 14-15 आवर्स, आप लोगों के पास 13-14 आवर्स तो एटलीस्ट पढ़ाई के होने चाहिए, 8 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए, और 2-3 घंटे आप लोगों का खाने का और फन का। जो मैंने अपनी आखिरी 1 मंथ 1.5 मंथ में जो मेरी रूटीन थी, यही रूटीन थी कि मेरे पास 14 आवर्स होते थे अपनी पढ़ाई वगैरह के लिए, उसी में मैं अपना सारा कंटेंट कंज्यूम कर लेता था। जो चीजें मैंने देखनी होती थी, इंजॉयमेंट भी मेरी उसी में होती थी, यूट्यूब वगैरह कुछ देख ली, और बाकी मेरी 8-9 घंटे नींद होती थी एटलीस्ट, और 1-2 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे फन टाइम। तो आपके पास अब पीएमएस के लिए जिन्होंने पीएमएस और सीएसएस दोनों देने, आप लोगों को पता है कि पीएमएस में आप लोगों ने पाक अफेयर का पेपर देना है, सिर्फ पाक अफेयर होना है, ठीक है। फिर आप लोगों को ये पता है सीएसएस में आप लोगों ने करंट अफेयर भी देना है, पाकिस्तान अफेयर्स भी देना है, आप लोगों ने जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी देना है, ऐसे ही है। तो आप लोगों को पता है कि जीके के पेपर में आप लोगों को एबिलिटी के क्वेश्चंस भी नजर आएंगे, ठीक है। आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चंस भी नजर आएंगे, आप लोगों को जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी नजर आएंगे, ठीक है। जनरल साइंस में ऑब्वियसली जो आप लोगों का पोर्शन है जिसमें आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। आपके पास बाकी जो इन्वायरमेंटल जो साइंसेज हैं, ठीक है। आपके पास फिजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, ये सारी चीजें आपके पास जनरल साइंस के पेपर में कवर होती हैं, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत जो बायोलॉजिकल चीजें हैं कवर, वो उसमें आपके पास जनरल साइंस की ये क्वेश्चंस आप लोगों को अपने जीके के पेपर में नजर आने वाले हैं। सिमिलरली आपको यहाँ से एबिलिटी के पोर्शन में से रेशो, प्रोपोर्शन, जो ये सारी मेजर मेजर चीजें हैं, रेशो हो गई, प्रोपोर्शंस हो गई, ठीक है, परसेंटेज हो गई, मीन, मोड, आपके पास मीडियन, ये सारी चीजें आपको जीके के पेपर में नजर आएंगी, डेफिनेटली नजर आएंगी। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तो करंट अफेयर का पेपर, पाक अफेयर का पेपर, जनरल साइंस का पेपर और इस्लामियात का पेपर, आप लोगों की इनके जो एमसीक्यूज हैं, और फिर यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से पाक अफेयर की जो एमसीक्यूज हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको जीके के पेपर में भी इनके एमसीक्यूज नजर आएंगे। तो लिहाजा अपने अगर सीएसएस पीएमएस देना है तो फिर उनके भी साथ साथ एमसीक्यूज कवर कर लें, या सब्जेक्ट्स तैयार कर लें, या उनके एमसीक्यूज भी साथ साथ देखते जाएं, ताकि आपके जीके में भी हेल्प आउट हो और लेटर ऑन एग्जाम में भी हेल्प आउट हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप लोगों को जो एग्जाम्स आते हैं उसमें आप लोगों के 20 मार्क्स हर पेपर में एमसीक्यूज के भी होते हैं, ठीक है। तो 20 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये आपका बनता है 200, और 11 पेपर में आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, तो 220 नंबर आपके एमसीक्यूज के हैं। तो लिहाजा इन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज अभी तैयार करना शुरू कर दें, ठीक है। फिर अगर किसी की हिस्ट्री है तो उसको भी रिवाइज कर ले, वो अभी रिवाइज करे सिर्फ इस तरह कि आपको मेजर चीजें याद रहें। तो ये आपकी अभी नेक्स्ट जो 10 डेज रह गए हैं उसमें आप लोगों की रूटीन ये होनी चाहिए कि 4 से 5 घंटे जीके को दे दें, जीके में आप लोग पास्ट पेपर्स को दें, ठीक है। पास्ट पेपर्स को दें, फिर बता रहा हूँ पास्ट पेपर्स आप लोगों के 4 घंटे होने चाहिए, 3 पेपर होंगे 4 घंटे में आप लोगों के सॉल्व। और आप लोगों के बाकी 5-6-7 घंटे में आप लोगों ने अगर किसी के कोई टेस्ट सेशंस चल रहे हैं तो वो टेस्ट लिखाया करे, और बाकी 4-5 घंटे जो बचते हैं उसमें इन चीजों की कवर कर ले, ताकि उसकी सीएसएस पीएमएस की तैयारी पैरेलल में चलती रहे, ठीक है। अब आते हैं जी लास्ट चीज, जो कि शायद आप लोगों ने पहले कभी ना सुनी हो, और मेरी आप लोगों को ओपिनियन इसमें मिलेगी और आप लोग बोलेंगे कि ये दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग डिफरेंट। जीके में इतना बच्चा फेल क्यों हो रहा है?
जीके में इतना बच्चा फेल इसलिए हो रहा है कि ये जो एक 0.25 है ना, इसने स्टूडेंट को डरा के रख दिया। ठीक है, स्टूडेंट को डरा के कैसे रख दिया है कि स्टूडेंट को लगता है कि मेरा 0.25 अगर कट गया ना तो मुझे मेरा जिंदगी मौत का मसला बन जाएगा। लिहाजा इस डर की वजह से स्टूडेंट क्या करता है कि स्टूडेंट अपना, जो उसके सामने 100 एमसीक्यूज आते हैं ना, तो उसमें से वो सिर्फ वो एमसीक्यूज टिक कर रहा होता है जिसपे वो 100%। अब आई एम टेलिंग यू कि दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 99.9% अदर मेंटोर्स, जो आपको बोलेंगे 99.9% बोलेंगे नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग से आपने डरना है, बचना है, नेगेटिव मार्किंग बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक ये तब होगी नेगेटिव मार्किंग कि अगर आप लोगों ने पेपर देखा, 100 में से आप लोगों को 30 35 40 आप लोगों को आते हैं, और बाकी आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज 20 और करके 50 55 एमसीक्यूज किए ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बचें, तो देखें आपके यहाँ पे 3 4 भी और गलत हो गए ना तो आप अपना पेपर छोड़ के एज पे आए हैं, 40 पे छोड़ के आए हैं। ठीक है, करते क्या है आप लोग कि जब एमसीक्यूज ही 50 55 60 की हैं तो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फिर नंबर 70 पे चले जाएं। तो 50 एमसीक्यूज करके 70 तो आने से रहे। हाँ, 50 एमसीक्यूज करके 35 36 आ सकते हैं, बट 50 एमसीक्यूज करके 70 नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने 40 30 40 एमसीक्यूज तो वैसे ही छोड़ दिए हैं। लिहाजा मेरी पर्सनल सजेशन आप लोगों को इस पे ये है कि प्लीज आप लोगों ने इस 0.5 से नहीं डरना। क्यों नहीं डरना? मैं अब आप लोगों को मैथ समझाता हूँ, मैथमेटिकली मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा। देखिए, आप लोगों ने 60 एमसीक्यूज किए, आप लोगों को लगता है कि जी आप लोगों के 60 के 60 ठीक है, मैंने मान लिया 60 के 60 ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के पीछे बचते हैं 40 एमसीक्यूज। ठीक है, 40 एमसीक्यूज में से अगर आप 4 एमसीक्यूज ठीक, 4 एमसीक्यूज गलत करते हैं और 1 एमसीक्यूज ठीक करते हैं, तो आप वहां पे ही स्टैंड कर रहे हैं, जीरो पे हैं। ठीक है, 4 एमसीक्यूज गलत करके 1 एमसीक्यूज ठीक करते हैं, तो आप वहां पे ही स्टैंड करें। ठीक है, लिहाजा अगर आप यहाँ पे इसको मैथ्स को समझें तो हर 10 में से अगर आप 10 में से 2 एमसीक्यूज ठीक करते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं, तो आपने वो 40 के 40 छोड़े हुए हैं या नहीं छोड़े हुए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपके फॉर एग्जाम्पल आपने 60, आपको 100% श्योर थे, आपने वो कर लिए, बाकी 40 छोड़ दिए, तो जिसने 40 छोड़ दिए उसने तो बिल्कुल ही ना अपना खसारा कर लिया। ठीक है, वो लॉस में चला गया। क्यों? क्योंकि उसने बाकी 40 छोड़ दी। अब जिसने 40 के 40 किए हैं, उसने उन 40 में से सिर्फ 8 ठीक करने हैं और 32 गलत करने हैं, तब जाके वो उसके मुकाबले पे बैठा हुआ है उस स्टूडेंट के जिसने 40 के 40 छोड़ दिए थे। अब जस्ट इमेजिन कि वो 32 इज टू बिग अ नंबर गलत करने के लिए। ट्रस्ट मी, सिर्फ आप अपने 40 के सब ऑप्शंस को बी कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 के 10 एमसीक्यूज को बी या सी, सबको सबको सी या बी कर दें, सबको बी या सी कर दें, किसी को डिफरेंट ना करें, ये ना करें ए बी सी डी ना करें, सिर्फ 10 के 10 को बी कर दें या 10 के 10 को सी कर दें, तो आपके एटलीस्ट 3 से 4 एमसीक्यूज ठीक हो जाने। एटलीस्ट 3 से 4 एमसीक्यूज ठीक हो जाने, आई एम नॉट सेइंग दो। और अगर आप इसको पढ़ के समझ के करेंगे तो वो 5 6 7 पे भी बात जा सकती है, तुक्के ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन दो तो लगते ही लगते हैं। आई एम टेलिंग यू, 10 में से दो तुक्के लगना इज लाइक फन। इससे तो कम तुक्के मैं मान ही नहीं सकता। कोई आके मुझे बोले मैंने 10 तुक्के लगाए और 10 के 10 गलत हो गए, तो टेक्निकली आप लोग खुद इस चीज के समझदार हैं, आप लोग सब इस चीज को समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने 10 के 10 सेम ऑप्शन फिल कर देने, आप लोगों के 3 4 वैसे ही ठीक हो जाने। तो अब मसला क्या है? समझाने की बात की है कि आप लोगों के पास जब जीके का पेपर आता है ना, तो आप लोगों ने 100 के 100 एमसीक्यूज फिल करने, पहले वो कर लेने जो आते हैं। बाकी एमसीक्यूज को आप लोगों ने अच्छे लर्नेड किस्म के गैसेस लगाना शुरू कर देने। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 40 तुक्के लगाए हैं और उन 40 में से आप लोगों के 15 ठीक हो गए, तो जस्ट इमेजिन कि आप लोगों ने 8 से 9 नंबर अपने वैसे ही ऐड कर लिए हैं उस कैंडिडेट की निस्बत जिसने उन 40 को छोड़ा हुआ है। तो उसके 60 में से फॉर एग्जाम्पल 50 आ रहे हैं, तो आपके 100 में से वैसे ही ऑटोमेटिकली वो नंबर 60 पे चला गया। तो ये छोटी सी एक मैथ्स है जिसको आप लोगों ने समझना है, जिसको आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप लोग को डरा दिया जाता है इस 0.25 से। ये 0.25 पता है आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक कब होगा? ये 0.25 प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब आप 60 70 एमसीक्यूज करके आते हैं। आप सिर्फ चुप करके 100 के 100 एमसीक्यूज कर लें, तो आप लोगों का ये 40 वाला जो थ्रेश होल्ड है ना, ये ऑटोमेटिकली इशू रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों के बड़े सिंपल सी बात है, तुक्के ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है कि तुक्के गलत लगते हैं। तुक्के ऑब्वियसली लगते ही लगते हैं। तुक्का इस कोई कहते हैं कि आपने 5 तुक्के लगाए, उनमें से 2 लग गए। तो अगर आप लोगों के थोड़े से भी ज्यादा, मैंने अभी ये 15 बहुत कम लिखे हैं, 10 भी लिख लें तब भी आप लोग सारे में नहीं है, तब भी आप लोगों के 2 3 नंबर एक्स्ट्रा ही जा रहे हैं। ठीक है, तो तुक्के आप लोगों ने लगा लेने, दिस इज माई पर्सनल सजेशन।
सो दैट इज इट फॉर टुडे, ठीक है। ये थोड़ा सा लेक्चर आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल अभी जाके बनाया, क्योंकि आप लोगों के मुझे इनबॉक्स में इतनी ज़्यादा क्यूरीज आई हुई थी इस चीज़ को लेके। सो आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को वर्ल्ड मैप पढ़ा दिया जाए। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पे भी एक लेक्चर बनाता हूँ। और ये जो भी लास्ट पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।